ठीक है बेटे, मैं अब आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, आप मेरे को उसका आंसर देंगे, ठीक है? पहले आप सुन ले। बेटे ये रामलाल है। रामलाल के पास 1000 रुपीज बेटे पर मंथ आते हैं। और रामलाल बेटा इसको ऐसे ऐसे खर्च करता है। 200 रुपये न्यूज़पेपर पे, 200 रुपीज अपने ऑफिस की कैंटीन में, बेटे वो टी पीता है वहां पर। बेटे 300 रुपीज पेट्रोल। 300 रुपीज बेटे अपने पास रिजर्व में रखता है, या रिजर्व छोड़ो, बेटे मेडिकल एक्सपेंस। स्नेहा ये समझ में आया बेटा जो मैंने लिखा भी आपके सामने? यस सर। ठीक है बेटे, अब मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि यहाँ पर जो वो खर्चे कर रहा है बेटे, वो जो एक्सपेंडिचर कर रहा है, बेटे ये ना इंक्रीज हो रहे हैं। बेटे ये इंक्रीज हो रहे हैं डे टू डे, जिसकी वजह से रामलाल को लॉस हो रहा है। बेटे मेरे को ना स्नेहा कोई दो ऐसे तरीके बताओ कि रामलाल इस लॉस से बच पाए बेटा। वो मंथली अपनी कुछ अमाउंट अलग करके सेविंग्स कर सकता है। अच्छा और बेटे, सेविंग्स तो रामलाल तब करेगा जब कुछ बचेगा, कुछ बच ही नहीं रहा। और खर्चे बेटे इंक्रीज हो रहे हैं अब आगे भी, तो वो इस लॉस से कैसे बचे बेटे? पता नहीं सर। अच्छा, निशांत आप बताओ बेटा। सर यहाँ पे वो अपने जो क्या कह उसके रहे हो? जैसे हाँ वो बहुत ज्यादा एलिमेंट्री है, बस वही उस पर ज्यादा खर्च कर रही है। जैसे मेडिकल एक्सपेंस है, वो थोड़ा सा मतलब वो तो रेगुलर होता नहीं है किसी आदमी का, हाँ हाँ। थोड़ा सा कम कर सकता है वो। अच्छा, और बेटा? सर और तो सर बस यही आता है मेरे को सर। अच्छा, चलो अब मेरी बात सुनो बेटे, मेरी बात सुन लो। सर इसमें ये हम्म कैंटीन पे कम खर्चा कर सकता है, टी पे, और न्यूज़पेपर कम हम्म कर सकता है, न्यूज़पेपर हम्म क्योंकि पढ़ना इतना जरूरी नहीं बिल्कुल है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। बेटे रामलाल को अपने लॉस को कम करना है, ये लॉस उसके सामने आ रहा है। तो बेटे उसके सामने दो ऑप्शन आती हैं, उसके सामने दो ऑप्शन आती हैं, ऑप्शन वन और ऑप्शन टू। बेटे अगर वो अपने लॉस को कम करना चाहता है तो या तो ऑप्शन वन में वो क्या करे, वो किसी भी तरीके से अपनी इनकम को इंक्रीज करने के बारे में सोचे कि बेटे वो अपनी इनकम बढ़ा दे अगर उसके खर्चे ज्यादा है। या बेटे अगर वो इनकम को इंक्रीज नहीं कर पा रहा है तो बेटे वो किसी भी तरीके से कोशिश करके अपने खर्चों को कम करे, रिड्यूस करे। बेटे जैसे जैसे फॉर एग्जांपल वो न्यूज़पेपर बेटा अभी पढ़ना छोड़ दे हाल फिलहाल, वो कैंटीन में टी का एक्सपेंस कम कर दे, बेटे पेट्रोल को थोड़ा सा कम कर ले, अपने खर्चों पे थोड़ा सा लगाम लगा ले, जिसकी वजह से एटलीस्ट वो इस लॉस से बच जाए। बेटे ये जो होने वाला लॉस है वो इससे बच जाए, वो बराबर बराबर आ जाए, जितनी इनकम है उतना खर्चा हो जाए बेटे, कम से कम बैलेंस्ड में तो आ जाए, लॉस तो ना हो। क्योंकि इस लॉस को रिकवर करने के लिए उसको बोरिंग्स करनी पड़ेंगी, उस पर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। रामलाल तो बेटा कर्जों के बोझ में दब जाएगा। स्नेहा मेरी बात समझ में आई बेटे, मैं क्या कहना चाह रहा था? यस सर। है ना? तो बेटे अब मैं इस एग्जाम्पल को गवर्नमेंट की तरफ ले जाता हूँ बेटे। हमारे बच्चों ने ये पढ़ा हुआ है कि गवर्नमेंट का जो बजट होता है उसमें बेटे एक बजट होता है
जिसको डेफिशिट बजट कहते हैं, जिसको बेटे डेफिशिट बजट कहते हैं। और बेटे डेफिशिट बजट के 3 पार्ट हम लोगों ने आपको सिखाए हैं, प्रैक्टिकल भी कराया है बेटे आपको। एक को कहा गया रिवेन्यू डेफिशिट, बेटे एक को कहा गया फिस्कल डेफिशिट, और बेटा एक को कहा गया प्राइमरी डेफिशिट। प्राइमरी डेफिशिट। पारस बताओ बेटे, ये तीनों हम लोगों ने पढ़े हैं कि नहीं? यस सर। पक्का? यस सर। ठीक है बेटे। देखो बेटे, यहाँ पर रिवेन्यू बजट का होने वाला लॉस, यहाँ फिस्कल की वजह से होने वाला लॉस, यहाँ प्राइमरी की वजह से होने वाला लॉस। लॉस तो तीनों में है। हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस चैप्टर में बन रहा था बेटे, वो यही था, जरा ध्यान से सुनेंगे बच्चे, कि बेटे क्वेश्चन ये पूछा जाता था कि रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, और बेटे रेवेन्यू डेफिसिट से होने वाले प्रभाव क्या होते हैं। उन प्रभावों को इंग्लिश में कहा जाता है इम्प्लीकेशंस, इम्प्लीकेशंस ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट। ऐसे बेटे हमसे पूछा जाता था मीनिंग ऑफ फिस्कल डेफिसिट और इम्प्लीकेशन ऑफ फिस्कल डेफिसिट। ऐसे पूछा जाता था मीनिंग ऑफ प्राइमरी डेफिसिट और इम्प्लीकेशंस ऑफ प्राइमरी डेफिसिट। तो ये क्वेश्चन हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है बेटे इस चैप्टर के अंदर, जो मैं आपसे बात कर रहा था। तो मैं आपको आज यही सिखाऊंगा कि रेवेन्यू डेफिसिट क्या था, वो तो हम सीख चुके हैं, फॉर्मूला भी लिख चुके हैं, लेकिन बेटा उसके होने वाले इम्प्लीकेशंस क्या थे, उसके क्या प्रभाव होते हैं, रेवेन्यू डेफिसिट आने से हमें क्या दिखाई देता है इकोनॉमी के अंदर, या जब रेवेन्यू डेफिसिट होता है तो इकोनॉमी किस हालातों से गुजर रही होती है, इकोनॉमी के अंदर क्या चीजें हमें दिखाई देती हैं कि हमें समझ में आता है कि ये रेवेन्यू डेफिसिट है। देखो बेटे, अच्छा बच्चों ये बताओ, मीनिंग ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट मैं आपको लिखवा चुका हूं, बोलो बेटे, यश, प्राशुक, पारस, निशांत, भावना। यस यस सर। सर। यस सर। लिखवा चुका हूं मैं, उसका फॉर्मूला भी आपको लिखवा चुका हूं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट्स। यस सर। ठीक है बेटे, तो बच्चे हेडिंग डालेंगे बेटे, implications of revenue deficit। implications of revenue deficit। Point number 1, revenue deficit indicates the inability of the government to meet the expenditure on routine functioning of the government। निशांत, इसको एक बार बेटा रीड आउट करोगे मैंने क्या लिखा? Revenue deficit indicates the inability of the government to
to meet the expenditure on routine functioning of the economy. मतलब है बेटे इसका कि जब रेवेन्यू डेफिसिट आता है तो वो हमें ये शो करता है कि गवर्नमेंट बेटे अभी इनेबल का मतलब क्या होता है? इनेबल का मतलब होता है अभी वो बेटे इस बात के लिए सक्षम नहीं है कि वो अपने सारे खर्चों को पूरा कर पाए। यानी वो अपने रूटीन नेचर के जो फंक्शन है, जो इकोनॉमी के अंदर रूटीन फंक्शनिंग होती है, जो रूटीन खर्चे होते हैं बेटे, जो नॉर्मल खर्चे होते हैं, वो भी अभी गवर्नमेंट पूरा नहीं कर पा रही बेटे। यानी रेवेन्यू डेफिसिट के आने से जो हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, गवर्नमेंट उसको भी नहीं पूरा कर पा रही बेटे, उसके अंदर भी इनएबिलिटी शो हो रही है। तो सबसे पहला तो रेवेन्यू डेफिसिट इसी को ही इंडिकेट कर देता है। भावना एक बार रीड आउट करोगे बेटा इसको? Revenue deficit indicates the inability of the government to meet the expenditure on routine functioning of the economy. ठीक है बेटे। निहल आप एक बार रीड आउट करोगे? Implications of revenue deficit. Revenue deficit indicates the inability of government to meet the expenditure on routine functioning of the economy. हाँ, इसका मतलब ये है कि बेटे रेवेन्यू डेफिसिट इस बात को इंडिकेट करता है, हमें बताता है कि गवर्नमेंट अपने रूटीन फंक्शनिंग ऑफ द इकोनॉमी के खर्चों को भी पूरा नहीं कर पा रही है बेटा, वो उसको भी पूरा करने में सक्षम नहीं है। स्नेहा समझ में आया बेटे? जाइना, स्नेहा, प्रीतिका, Yes, sir. खुशी, Yes, sir. ठीक है बेटे। बेटे नेक्स्ट पॉइंट, अब जब ये रेवेन्यू डेफिसिट आ गया तो अब गवर्नमेंट बेचारी क्या करेगी? इस रेवेन्यू डेफिसिट से वो कैसे बचेगी? अब देखो वो क्या करेगी बेटे। इट implies dis savings on government account। गवर्नमेंट बेटे अपनी सेविंग्स को निकालेगी, इस लॉस से बचने के लिए गवर्नमेंट अपनी सेविंग्स को निकालेगी, बिकॉज गवर्नमेंट इज using up savings of अदर सेक्टर्स में अगर गवर्नमेंट के पास प्रॉफिट है या सेविंग्स है, वहां से निकालकर इकोनॉमी के अंदर अब गवर्नमेंट क्या करेगी? सेविंग्स ऑफ अदर सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी टू कवर द गैप बिटवीन revenue expenditure and revenue receipts। बेटे देखो कैसी अजीब सी अंग्रेजी लिखी। अगर यहां पर हम सीधा रेवेन्यू डेफिसिट वर्ड भी लिख देते तो कोई दिक्कत नहीं थी। देखो क्या लिखा उसने, अब ध्यान से सुनना। इट इम्प्लाइज डिस सेविंग्स ऑन गवर्नमेंट अकाउंट, गवर्नमेंट अपनी सेविंग्स को तोड़ेगी, डिस सेविंग्स करेगी, बिकॉज गवर्नमेंट इज यूजिंग अप सेविंग्स ऑफ अदर सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। गवर्नमेंट अदर सेक्टर्स की सेविंग्स को निकालेगी टू कवर द गैप बिटवीन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू रिसिप्ट्स। बेटे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसिप्ट्स के बीच में जो गैप आता है बेटे, जो गैप आता है उसको रेवेन्यू डेफिसिट तो कहा जाता है। तो सीधा ये भी तो कहा जा सकता था, यूजिंग अप सेविंग्स ऑफ अदर सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी टू कवर द रेवेन्यू डेफिसिट। ठीक है बेटे, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली रेवेन्यू डेफिसिट वर्ड भी लिख सकते थे। तो गवर्नमेंट अपने रेवेन्यू डेफिसिट को पूरा करने के लिए अपनी अदर सेक्टर्स, इकोनॉमी के अंदर जो अदर सेक्टर्स होते हैं वहां की सेविंग्स यूज करेगी, डिस सेविंग्स करेगी बेटे, किसी भी तरीके से इस लॉस को पूरा करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट बेटे, पॉइंट नंबर 3। It implies
that the government has to make this deficit by disturbing its capital बजट। बेटे जब रिवेन्यू के अंदर दिक्कत होने लगी तो गवर्नमेंट कैपिटल रिसिप्ट की तरफ जाने लगी बेटे। गवर्नमेंट कैपिटल रिसिप्ट से पैसा निकालेगी, उसको डिस्टर्ब करना शुरू कर देगी बेटे अपने रिवेन्यू खर्चों के लिए। गवर्नमेंट बेटे अपनी कैपिटल रिसिप्ट्स को, कैपिटल बजट को डिस्टर्ब करेगी। कैसे डिस्टर्ब करेगी, क्या करेगी बेटे? कैपिटल बजट मैं लिखवा चुका हूं, कैपिटल बजट कैपिटल रिसिप्ट्स की बातों के अंदर क्या करेगी गवर्नमेंट? आइदर थ्रू बोरिंग्स, या तो बेटे बोरो करेगी या अपनी एसेट्स को बेचेगी। सेल ऑफ इट्स एसेट्स। बेटे इसका प्रभाव क्या पड़ेगा? जैसे गवर्नमेंट बेटे बोरिंग्स ले लेगी, हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। बेटे जैसे ही वो अपने एसेट्स को बेचेगी, हमारी एसेट्स कम हो जाएंगी। बेटे दोनों तरफ से ही हमें नुकसान होगा। इट मीन्स दैट revenue deficit either leads to an increase in liability or reduces the assets। बेटे एसेट्स को बेचना डिसइन्वेस्टमेंट कहलाता है, मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। रिड्यूसेस द एसेट्स। बच्चों इन तीनों पॉइंट्स में अगर किसी को कोई भी डाउट है तो हम यहाँ पर बेटे उस बारे में चर्चा करेंगे। बच्चों बताओ, कोई डाउट है किसी को? तन्मय कोई डाउट आपको? सर सक्षम, सक्षम, शुभ, अर्नव? सर हाँ बेटे। सर एक बार थर्ड पॉइंट समझा दो प्लीज। हाँ बेटे, बेटे देखो जैसे रिवेन्यू डेफिशिएट आ गया, अब उस लॉस को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है? गवर्नमेंट कहती है कि भाई हमारे पास डिस सेविंग्स तो है नहीं, ठीक है, जो सेकंड पॉइंट में हमने लिखा हमारे पास सेविंग्स भी नहीं है अदर सेक्टर्स के अंदर। तो गवर्नमेंट के पास दो ऑप्शन आए। अब उस लॉस से तो हमें अपने आप को बचाना है, उस लॉस को तो रिकवर करना है। तो गवर्नमेंट उस लॉस से रिकवर करने के लिए ना बेटे या तो बाहर से पैसा बोरो करेगी, उधार लेगी, वर्ल्ड बैंक से लेगी, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से लेगी, किसी कंट्री से लेगी, पैसा बोरो करेगी। तो बेटे जब बोरिंग्स की जाती हैं तो उससे हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज होती है। मैंने लिखवाया इट मींस दैट रेवेन्यू डेफिसिट आइदर लीड्स टू एन इंक्रीज इन लाइबिलिटी। लाइबिलिटी क्यों इंक्रीज हो रही है? क्योंकि बोरिंग्स ली जा रही है। बेटे अगर हम बोरो नहीं करते तो फिर लॉस से बचने का दूसरा तरीका क्या है कि हम अपने पास एग्जिस्टिंग एसेट्स को बेच दें। गवर्नमेंट के पास जो एसेट्स है गवर्नमेंट उसको बेच दे बेटे। तो जब एसेट्स को बेचा जाएगा बेटे तो वो हमारी एसेट्स को रिड्यूस करवाएगी। तभी मैंने लास्ट टाइम में लिखा और रिड्यूसेस द एसेट्स, जिसको डिसइन्वेस्टमेंट कहा जाता है। ठीक है स्नेहा? यस सर। ठीक। बेटे दोनों चीजें ही हमारे लिए खराब है। हम अगर बोरो करेंगे तो हमारे ऊपर लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, बर्डन आ रहा है लोन का भी और इंटरेस्ट का भी। और एसेट्स अगर कम हो जाएंगे तो बेटे एसेट्स बनेंगे कैसे बार बार? पॉइंट नंबर 4।
higher borrowings would increase the future burden to repay the loan amount and interest payment. बेटे अगर आप ज्यादा बोरो करेंगे तो वो क्या होगा बेटे, आपके लिए फ्यूचर के अंदर बर्डन क्रिएट करेगा, लोन को भी वापस करना है बेटे और इंटरेस्ट पेमेंट को भी वापस करना है। समझ में आया बच्चों यहाँ तक? यस सर। सर डिसइन्वेस्टमेंट मतलब? एसेट्स को बेचना बेटा, एसेट्स को बेचना। जो गवर्नमेंट के पास अपनी एसेट्स हैं, अगर गवर्नमेंट उसको बेचती है तो बेटे उसको डिसइन्वेस्टमेंट कहा जाता है। ओके। जैसे बेटे आप ऐसे मान लो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, मैं आपसे कहता हूँ बेटे दिल्ली सरकार, दिल्ली गवर्नमेंट किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल को ना रिलायंस कंपनी को बेच रही है, यानी वो अपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल को जो उसकी एसेट है बेटे वो उसको बेच रही है किसी प्राइवेट सेक्टर को, तो उसको डिसइन्वेस्टमेंट कहा गया। तो अपनी एसेट्स को सेल करना प्राइवेट सेक्टर को बेटे वो डिसइन्वेस्टमेंट कहलाता है। बेटे प्रभाव आप लोगों ने लिखे, इम्प्लीकेशंस सर। लिखे आप लोगों ने बेटे, इसको कहा जाता है प्रभाव। अब बेटे क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया कि इम्प्लीकेशंस तो हमें दिखाई दी गए, सर आप ये बताएं कि अगर रेवेन्यू डेफिसिट को रिड्यूस करना हो तो हम क्या करेंगे। मैंने अभी आपको सिखा दिया था, मैं उसको लिखवा देता हूँ। मेजर्स टू रिड्यूस रेवेन्यू डेफिसिट। पारस हैंडराइटिंग समझ में आ रही है बेटा मेरी? Yes, sir. बच्चों कोई दिक्कत तो नहीं होती? मैंने बहुत दिन से आपसे कभी पूछा ही नहीं आप लोगों से। हैंडराइटिंग समझ में आ रही है बेटे इधर से स्क्रीन से? हाँ सर। ठीक है, Yes, sir. Yes, ठीक sir. है। बच्चे लिखेंगे रेमेडियल मेजर्स to reduce revenue deficit are: point number A, measures to reduce public expenditure। आप अपने खर्चों को कम करें। गवर्नमेंट ट्राई करे कि वो अपने खर्चों को कम कर दे। A drastic reduction in wasteful expenditure by curtailing। बेटे curtailing का मतलब भी कम करना ही होता है। अच्छा देखो, अब मैं यहाँ पे जो आपको वर्ड लिखवा रहा हूँ ना बेटे, अब ये हमारे सिलेबस में तो है नहीं, लेकिन आपको यहाँ पे इस वर्ड को पढ़ना पड़ेगा। अब मैं आपको नॉन प्लान एक्सपेंडिचर नहीं बता पाऊंगा क्योंकि ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, बस आप इसको याद कर लें, बाय कर्टेलिंग नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। बेटे एग्जांपल दे दूं मैं आपको एक नॉन प्लान एक्सपेंडिचर का, आपको याद रह जाएगा थोड़ा सा। बच्चों बोलो, बता दूं क्या थोड़ा सा नॉन प्लान एक्सपेंडिचर? यस सर। Yes, sir. बेटे आज से 6 महीने पहले, 7 महीने पहले हम लोगों ने या सेंट्रल गवर्नमेंट ने कभी ऐसा सोचा था कि इंडिया के अंदर
इतना बड़ा कोविड-19 का प्रॉब्लम आएगा? नो सर। कभी नहीं सोचा था, ठीक है। मतलब जब गवर्नमेंट ने सोचा ही नहीं था तो उसके लिए वो प्लान क्या करेगी? अगर गवर्नमेंट को पता होता आज से 1 साल पहले, 8 महीने पहले, 6 महीने पहले कि ऐसी प्रॉब्लम आने वाली है तो गवर्नमेंट प्लान करती बेटा। तो ऐसे खर्चे जिसके लिए कोई प्लानिंग नहीं होती बेटे, जो अचानक से सामने आते हैं, जो अनफोर्सीन है, जो एकदम से हमारे सामने आते हैं और हम लोगों को उसके लिए खर्चा करना पड़ता है। बेटे हमने कभी नहीं सोचा था कि कोविड-19 के टाइम पर चाइना जो है वो इंडिया के साथ इतना एग्रेसिव हो जाएगा कि वॉर की स्थिति पैदा हो जाएगी। लेकिन देखो बेटे आज भी 500 करोड़ रुपया डिफेंस को दिया गया है, आर्मी को दिया गया है खर्च करने के लिए चाइना बॉर्डर के ऊपर। तो बेटे ये ऐसे खर्चे हैं जिसके लिए कभी सोचा नहीं गया था, लेकिन अचानक से हमारे सामने ऐसी परिस्थितियां बनी कि हमारे को उसके लिए पैसा खर्च करना पड़ा। तो बेटे उसको कहा जाता है नॉन प्लान एक्सपेंडिचर्स। फॉर एग्जाम्पल एक्सपेंडिचर ऑन रिलीफ टू द अर्थक्वेक विक्टिम्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस डिमोलिश्ड ड्यू टू फ्लड्स। बेटे अचानक से अर्थक्वेक आ जाना, फ्लड आ जाना, कोई नेचुरल क्लेमिटी आ जाना, जैसे कोविड-19 अभी आ गया है, ठीक है। तो ऐसी चीजों को जिसको हम लोग प्लान नहीं करते हैं बेटे, कभी सोचते नहीं है, तो गवर्नमेंट ऐसी चीजों को भी प्लान नहीं करके चलती कि हम ऐसा कुछ इसके लिए पैसा बचा कर रखेंगे, हम इसके लिए पैसा खर्च करने वाले हैं, उसको नॉन प्लान एक्सपेंडिचर कहा जाता है। तो अगर आपको अपने रेवेन्यू डेफिसिट को कम करना है तो बेटे कई बार ऐसे खर्चे होते हैं जो नॉन प्लान होते हैं, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर में आते हैं, आप उसको भी थोड़ा कम करने की कोशिश करें, ठीक है ना बेटे। अब पॉइंट नंबर बी, हम इस पे भी ज्यादा चर्चा नहीं कर पाएंगे बेटे। पॉइंट नंबर बी, या तो खर्चे कम कर लो या इनकम को बढ़ा दो। मेजर्स टू इंक्रीज revenue are increases in existing tax rate and impose new taxes। बेटे ये सबसे अच्छा मेजर होता है कि अगर रेवेन्यू डेफिसिट से बचना है तो गवर्नमेंट कुछ टैक्सेस को इंक्रीज कर दे या कुछ नए टैक्सेस को इम्पोज कर ले, तो आपकी रिसिप्ट्स इंक्रीज हो जाएंगी, इनकम इंक्रीज हो जाएंगी। टैक्स इवेजन बेटे, टैक्स की चोरी शुड बी कंट्रोल्ड। टैक्स इवेजन को कंट्रोल किया जाए बेटे, टैक्स इवेजन को रोका जाए, टैक्स की चोरी से बचा जाए। गवर्नमेंट ऐसे प्रयास करे कि बेटे जो लोग टैक्स की चोरी कर रहे हैं वो कम से कम कर पाए, और गवर्नमेंट इस बात के एफर्ट्स ले बेटे, एफर्ट्स शुड बी मेड टू इंक्रीज income from public sector enterprises। बेटे गवर्नमेंट इस बात के एफर्ट्स करे कि जो भी गवर्नमेंट के पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं बेटे, वो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के अंदर क्या करे बेटे, उनकी इनकम को इंक्रीज करने की बात करे। गवर्नमेंट बेटे उसकी इनकम को इंक्रीज करने की बात करे, रिसिप्ट्स को बढ़ाने की बात करे। बच्चों बताओ कोई डाउट किसी को? प्यारे बच्चों? नो सर। नो सर। बेटे सब लोग बोलो कोई डाउट किसी को बच्चों? नो सर। ठीक है, No, ये वाली बात समझ में आ गई आपको? ठीक है यस सर। ठीक है बेटे, बहुत अच्छी Yes, बात है, बहुत अच्छी बात है बेटे, बहुत अच्छी बात है। चलो बच्चों, अब हमारा पहले वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया। बच्चों एक काम करते हैं, बीच में ना अभी 2 मिनट की मीटिंग रह गई है, 2-3 मिनट की, इसको एंड करके नेक्स्ट मीटिंग ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है? क्योंकि वो टॉपिक बीच में ब्रेक नहीं हो जाए, है ना? जल्दी ज्वाइन करो बच्चों।